हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ASC स्टार्टर। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स आप सब। आज मैं आपको जो DOE की तरफ से एक प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया है क्लास 9 का मैथ्स का, उसे कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आप अच्छे से समझिएगा। और ये पहले मैं बता दूँ कि 40 मार्क्स का आपका आएगा पेपर और 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। और टोटल जो है आपके पेपर में 50 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और इस पूरे पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, या सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और इसमें और क्या बताया गया है, इसने बोला है कि जो पहला पार्ट है ना, जो ए पार्ट है, उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको केवल 16 करने हैं जो अच्छे से आते हैं। ठीक है, और ऐसे ही पार्ट बी में 20 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 16 करने हैं। ऐसी पार्ट जो है सी, वो केस स्टडी के बेस पर होगा, उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको केवल 8 करने हैं। सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं। आप ओवर स्मार्ट मत बनने की कोशिश करना कि आपने सोचा कि 50 की 50 कर दें। ठीक है, आपको 40 ही करने हैं, क्योंकि अगर मान लो उसमें कुछ ज़्यादा हो गया तो आपकी शीट कैंसिल भी हो सकती है, मार्क्स में कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, इसलिए। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन में 4 आपको ऑप्शन जरूर मिलेंगे और 4 में से 1 आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, और अगर आप कोई क्वेश्चन कर देते हैं, जैसे 40 क्वेश्चन करते हैं, उसमें कोई गलत हो जाता है, उसके मार्क्स कटेंगे नहीं। ठीक है, मिलेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं। समझ में आ रही है। जैसे आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, एक क्वेश्चन गलत कर दिया 1 नंबर का, तो आपके नंबर, जैसे कंपटीशन के पेपर होते हैं ना, उसमें 1/4 काट लेते हैं, मतलब 25 पैसे काट लेते हैं, 0.25 काट लेते हैं, इसमें काटेंगे नहीं। मतलब आप 40 के 40 सारे क्वेश्चन कर दो। ठीक है, अगर जैसे नहीं आ रहा तो एक आदमी में तुक्का भी लगा सकते हो। ठीक है, यह है कि क्या पता सही हो जाए, लेकिन अगर गलत हो गया तो आपके मार्क्स जो है बिल्कुल नहीं कटेंगे। ठीक है, और देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो एक बच्चा है, ठीक है, वो ने 40 क्वेश्चन करे, 40 में से उसने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए। ठीक है, 10 क्वेश्चन क्या कर दिए, गलत कर दिए, तो उसके नंबर कितने आएंगे, 30 आएंगे। ठीक है, तो 10 उसको, जैसे उसने 10 क्वेश्चन गलत करे तो इसकी सज़ा नहीं मिलेगी उसे। कि जैसे मान लो कंपटीशन के पेपर में होता है ना, 0.25 नंबर कट जाते हैं, तो उसे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो कितना आ गया, 2.5, तो उसके 2.5 नंबर यहाँ से माइनस नहीं होंगे। अगर ऐसा होता ना नेगेटिव मार्किंग, तो उसके नंबर पता कितने आते, 27.5 आते, मतलब गलत करने की सज़ा मिलेगी उसे। ठीक है, ऐसा नहीं है इसमें, आगे समझ में आपको। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने 30 क्वेश्चन करेक्ट करे तो आपको 30 नंबर मिलेंगे, किसी बच्चे ने 40 के 40 करेक्ट करे तो 40 के 40 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। और कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउड नहीं होगा, पेपर आपका ऑफलाइन ही होगा, स्कूल के अंदर ही होगा। ठीक है, OMR शीट मिलेगी आपको, वो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप उसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब फटाफट स्टार्ट कर देते हैं पहले क्वेश्चन को। ठीक है, सेक्शन ए के देखिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में इसमें बताऊँगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ बोला गया एक प्रतिवर्ती कोण वह है, मतलब रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं। देखिए, रिफ्लेक्स एंगल वो होता है, ठीक है, जो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। जैसे मैंने ये यहाँ पे लिखा 40 डिग्री, मैंने पूछा इसका रिफ्लेक्स कितना होगा। 40 डिग्री का अगर मैंने रिफ्लेक्स पूछा ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जरूरी नहीं यही आए, कुछ और भी आ सकता है। अगर आपसे 40 का रिफ्लेक्स पूछेगा तो पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 का होता है। आप 360 में से 40 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 320 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जितने भी प्रतिवर्ती कोण होते हैं वो 180 से तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन 360 से कम होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो ये इसका आंसर का मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। अब आ जाइए सेकंड पर। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है, उसकी भुजाओं का अनुपात 2:1:3 दे रखा है। ठीक है, और उसका पैरामीटर यानी कि परिमाप 24 दे रखा है। तो इसने बोला है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई निकालिए। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई निकालनी। जब भी आपको ये रेशो में दे रखा हो, जब भी आपको ये अनुपात में दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, इसको अलग करने के लिए कोई वेरिएबल लगा लेंगे, जैसे 2x, x, क्योंकि 1 लिखो है ना लिखो मर्जी होती है, और तीसरा कौन सा होगा, 3x। अब आपको पता है ना पैरामीटर किसे कहते हैं, परिमाप किसे कहते हैं। पैरामीटर यानी कि परिमाप का मतलब होता है ये जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री का टोटल। ठीक है, इस बाउंड्री के टोटल को जो है पैरामीटर कहा जाता है। और ये क्या है, तीनों साइडें हैं, तीनों साइड से ना 1 2 3, इन तीनों का टोटल किसके बराबर होगा, 24 के। तो ये कितना होगा, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6x इक्वल टू में कितना लिख दोगे, 24 लिख दोगे। तो x कितने का आ गया, 24 से 6 डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 4 आ गया।
ठीक है, इसलिए अभी हमारा x निकला है, क्या निकला है x, क्या निकला है x निकला है 4। अब इसने बोला सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा नंबर है 3 है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आ गया 12, तो इसका आंसर आ गया सी। समझ में आया आपको। जब भी रेशो दे रखा होगा तो रेशो को अलग पहले किया जाएगा, कोई वेरिएबल ले लेंगे 2x, x और 3x, और इन तीनों का टोटल किसके बराबर दे रखा है 24 के बराबर दे रखा है, तो 3 और 1 4 2 6 हो गए, ठीक है, तो 6x आ गया, ये 24 है, और ये 6 जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, जब x से डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा 4, ठीक है, हमारा x निकला है, अभी x निकला है, बच्चे जल्दी कर देते हैं, अगर यहाँ 4 दिया तो बच्चे 4 पे टिक कर देते हैं। पूछा सबसे बड़ी भुजा बताइए, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड बताइए, तो जो हमारा x निकला है वो रेशियो जो बड़ी होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर छोटा पूछा होता तो छोटे से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, तो बड़ा कौन सा 3, तो 3 को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया 12। क्लियर हो गया सबको, आगे क्लियर हो गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई करें, मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसका जो प्रोडक्ट है ना वो क्या आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। देखिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर हमेशा इरेशनल नंबर आता है, ठीक है, क्या आएगा ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। जैसे 3 है ना, ये रेशनल नंबर है, और √3 क्या है इरेशनल नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये इरेशनल कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये तो इजी था, तो इसका आंसर क्या है सी। नेक्स्ट है, अगर दो पूरक कोणों का अनुपात 10:8 है तो कोण क्या होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले हैं, आपको पता ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किन्हें कहते हैं, जिनका टोटल 90 डिग्री होता है, कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टोटल 90 डिग्री होता है, ठीक है, हिंदी में पूरक कोण कहा जाता है, ठीक है। तो जब भी अनुपात दिया हो, मैंने क्या अलग करने के लिए कोई ना कोई हमें वेरिएबल लेना पड़ता है, कोई ना कोई चल लेना पड़ता है, तो हमने क्या करा 10x प्लस 8x, प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का टोटल किसके बराबर होगा 90 डिग्री के, क्यों होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या है पूरक है। अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री की जगह संपूरक लिखा होता, सप्लीमेंट्री लिखा होता, तो हम इक्वल टू में क्या लिख देते 180 लिखते, क्या लिखते 180, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं ये क्वेश्चन आए। तो अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बोला है तो हमने क्या लिख दिया 90 लिख दिया। अब बताइए 10x और 8x कितने होते हैं 18 होते हैं, तो इक्वल टू में कितना 90, तो x इक्वल टू कितना आ गया 90/18 से डिवाइड कर देंगे, नीचे 18 है, ठीक है, तो 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अभी हमारा x निकला है, कितना निकला है x, ठीक है, 90 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आएगा, ठीक है, हमारा क्या निकला है x निकला है। अब हमें क्या निकालना है, इसने बोला है एंगल्स बताइए, तो हमारा x कितना निकला है 5, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 50, और 5 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 40। अब बताओ 50-40 कहाँ दे रखा है ये रहा, ठीक है, और चेक करो तुम्हारा आंसर सही है गलत है, दोनों को ऐड करने पे 90 आ रहा है, और क्या दोनों की रेशो 10:8 है, चेक करते हैं 50/40, ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो रेशो कितनी आ रही 5:4। आप कहोगे सर 10:8 तो आ नहीं रही, आप चेक करो 10/8 लिख के देखो, इसे डिवाइड करो, 2 से कट रहा है, 2 4 8, 2 5 10 आ रहा ना 5/4। तो आपको अगर रेशियो ऐसे दे रखे तो काट के चेक भी करना है, आप ये मत सोचना कि भाई सर यहाँ तो 5/4 आ रहा है ना, और यहाँ पर हमें 10:8 दे रखे तो उसको भी काट के देख लो, आ रहा ना 5/4, यहाँ भी 5/4 आ रहा है, समझ में आ गया। इसका मतलब हमारा इसका आंसर क्या है ए, क्या है ए आंसर। अब आ जाइए 5वें क्वेश्चन पर, ये कह रहा है कौन सा अपरिमेय है, कौन सा इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर मैंने आपको अच्छे से समझा रखी है वीडियोस में कि जो भी p/q की फॉर्म में नहीं होते, ठीक है, उन्हें इरेशनल कहते हैं, ठीक है, मतलब अगर जो पाई है वो क्या है इरेशनल, कोई भी चीज़ रूट में आ जाए और बाहर ना निकल पाए, कोई भी चीज़ रूट में आ जाए, इसे रूट कहते हैं बच्चों, हिंदी में वर्गमूल, अगर कोई भी चीज़ रूट में आ जाए और बाहर ना निकल पाए उसे अपरिमेय यानी कि इरेशनल कहेंगे। अब आप कहोगे सर ये तो सारे के सारे ही रूट में हैं, क्या सर सारे ही इरेशनल है, नहीं, हम चेक करेंगे कौन बाहर निकल सकता है, अगर बाहर निकल गया ना तो वो परिमेय बन जाएगा, क्या बन जाएगा रेशनल बन जाएगा। हमसे पूछा है इरेशनल नंबर, तो आओ चेक करते हैं, देखो
4 का रूट क्या होता है 2, 9 का क्या होता है 3, तो इसका तो 2/3 है, ये तो बाहर निकल गया, तो ये क्या हुआ रेशनल हुआ। हमसे पूछा इरेशनल अपरिमेय, क्या पूछा इरेशनल, तो ये तो नहीं है। अगला देखो रूट को रूट से डिवाइड कर सकते हो, रूट को रूट से डिवाइड कर सकते हो, 3 4 जा 12 रूट में रहेगा। अब 4 का रूट होता है 2 होता है ना, तो ये भी बाहर निकल गया, तो ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, पर हमसे पूछा इरेशनल अपरिमेय पूछा है। अब देखिए 81 का क्या होता है 9 होता है, ये भी बाहर निकल गया, पर 5 का तो कुछ नहीं होता है ना, तो 5 बाहर निकल सकता है नहीं निकल सकता, तो इसका आंसर क्या आ गया सी आ गया। समझ में आ गई। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं बच्चों, अगर देखो इसकी जगह ना ये भी आता है इरेशनल नंबर के बारे में, अपरिमेय के बारे में एक बात याद रखना, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं, ठीक है, मतलब ये अशांत होते हैं और अनावृत्ति होते हैं, मतलब सेम रकम कभी नहीं आती। देखो ये है ना 0.43 4333, तो डॉट ना लगा तो वो रेशनल बन जाएगा बच्चों, ठीक है, तो यहाँ डॉट है, ठीक है, तो ये इरेशनल है। देखो यहाँ पे पहले 43 आ रहा है, फिर 433 आ रहा है, फिर 4 से 333 आ रहा है, तो सेम आ रहा है नहीं आ रहा ना, तो इसको बोलते हैं बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। वीडियो को बार बार सुनना, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में और कुछ क्वेश्चन आएंगे ना, तो वो भी आपको अच्छे से आ जाएंगे। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इरेशनल नंबर की बारे बताया। हिंदी में अपरिमेय से बोलेंगे अशांत होते हैं, क्या होते हैं अशांत होते हैं और अनावृत्ति होते हैं। अनावृत्ति का मतलब होता है कि ये कभी भी सेम रिपीट नहीं होते, सेम नहीं आते, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में, तो इसका आंसर समझ में आ गया, रूट 5 था। अब देखिए ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अच्छा उससे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंस या सर्वांग समता कहते किससे हैं। देखो कोई भी फिगर जिसकी सेम साइज हो और सेम शेप हो उसको हम क्या बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, सर्वांगसम बोलते हैं। समान आकार समान आकृति, मतलब शेप भी सेम हो साइज भी सेम हो, उसी को हम सर्वांगसम कहेंगे, ठीक है। लेकिन हम इस चैप्टर में 7 चैप्टर में ट्राइंगल्स क्या पढ़ रहे हैं, तो ट्राइंगल्स के लिए सर्वांगसम के कुछ रूल्स हैं। तो सर्वांगसम में एक होता है एस, ठीक है, एक होता है एस, ये सर्वांगसम होंगे, बाकी जो बचा वो नहीं होगा, ठीक है। पहले देख लो कौन कौन होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है, एक होता है ASA, एक होता है AAS, ठीक है, एक होता है RHS, ठीक है, और इसी को हम SAA भी लिख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी कोई भी बचा वो नहीं होता। तो कौन बचा मैं बताता हूँ, एक बचा है AAA, ये नहीं होता आपको कि सर इसमें AA तीनों सेम है, तो ये क्यों नहीं है। देखो ये एक ट्राइंगल है, ये एक बड़ा ट्राइंगल है, ये भी 40 का है, ये भी 40 का है, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है। अच्छा बच्चों बताओ ये तीसरा कितने का होगा, एक ट्राइंगल टोटल 180 होता है ना, तो ये कितने का हुआ 80 का हुआ ना। तो अब आप बोलोगे सर इसमें तीनों के एंगल तो सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है। बच्चों ट्राइंगल 180 का छोटा भी बन सकता है, ट्राइंगल 180 डिग्री का बड़ा भी तो बन सकता है, तो इसकी शेप तो सेम है लेकिन साइज तो अलग अलग हो गया ना। आपको 2 बातें याद रखनी है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल उसी को ही कहोगे जिसकी शेप भी सेम हो साइज भी सेम हो, आकार भी समान हो और आकृति भी समान हो, उसे ही हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से नहीं होते, 2 याद कर लो कौन कौन से नहीं होते। एक होता है SSA, ये नहीं होता, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ASS, ये नहीं होते दोनों, ठीक है, ये एक ही है एक्चुअल में। और दूसरा AAA, ये नहीं होते। बस ये याद रख लो क्योंकि एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। जो बाकी मैंने अभी बताया था ना पहले कौन कौन से होते हैं वो याद कर लो, तो आपका क्वेश्चन ये पक्का हो जाएगा, नंबर आपके नंबर नहीं कम होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और अगर आपको जैसे मैं दोनों लैंग्वेज में करवा रहा हूँ, अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर मैं अलग अलग वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। बाकी चलो आगे देखते हैं। 7वें क्वेश्चन पर आ जाइए। ये कह रहा है एक त्रिभुज है, मतलब एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसकी 2 साइड्स हमें दे रखी हैं, ठीक है, 2 साइड दे रखी हैं, पैरीमीटर दे रखा 42, मतलब हमें तीसरी साइड खुद पता लगानी पड़ेगी। आप सबको पता ना परिमाप किसे कहते हैं, पैरीमीटर किसे कहते हैं, तीनों साइडों का जो टोटल होता है ना उसी को पैरीमीटर कहा जाता है। ये कह रहे हैं एरिया क्या होगा, तो यहाँ पर हम हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखिए ये ट्राइंगल था हमारा,
ठीक है, हमें एक 18 दे रखा है, एक 10 दे रखा है, और तीनों साइडों का टोटल कितना दे रखा है 42। क्योंकि हम MCQ कर रहे हैं तो हमें पूरा परफॉर्मा को फॉलो करने की जरूरत नहीं है ना, हमें शॉर्ट में जल्दी करना पड़ेगा। आप खुद सोचो, आपको तीनों साइडों को टोटल 42 दे रखा है, तो तीसरी साइड कितने की होगी, इन दोनों को जोड़ के हम 42 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, और एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल, हमें एस निकालना पड़ेगा। एस को क्या बोलते हैं, सेमी पैरामीटर, हिंदी में अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप किसे कहते हैं, परिमाप का आधा, पैरामीटर का आधा। तो पैरामीटर कितना है 42, इनके 42, आधा कर दो कितना आ गया 21 आ गया। अब आपको याद रखना है कि एस हमारा कितना 21 है, ठीक है, और तीन साइड कौन सी है 18, 10 और 14। अब एरिया का फॉर्मूला लगाओ हीरोन फॉर्मूले का। ठीक है, देखो जिनने चैप्टर पढ़ रखे हैं उसको तो इजीली आ रहा होगा, बाकी को थोड़ी हो सकती है प्रॉब्लम आए, तो मैं एडवाइस करूँगा पहले थोड़े चैप्टर कर लें। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों एरिया का। ठीक है, पहले आप खुद ट्राई करने की कोशिश भी करना, फिर मैच कर लो आंसर। ठीक है, एस कितना है बच्चों 21 निकला था हमारा। ठीक है, फिर 21 में से ए लैस कर दो, ए कितना था हमारा, हमने 10 मान लिया। ठीक है, किसी को भी मान सकते हो पहले, फिर 21 में से 18 बी मान लिया, और सी वाले को हमने क्या मान लिया 14 मान लिया। ठीक है, अब फटाफट बताओ कितना बचा, 21 बचा यहाँ पर, 21 में से 10 का कितना बचा 11, 21 में से 18 का बचा कितना 3, और 21 में 14 का कितना बचा 7। ठीक है, अब इसमें से बाहर निकालना है हमें, क्या निकालना है बच्चों, इसमें से हमें बाहर निकालना है। तो आपको पता है ना, दो में से एक चीज़ बाहर निकलती है ना, तो हमारा जो है कितना है 21 है, मल्टीपल में कितना है 11 है, मल्टीपल में कितना है 3 है, मल्टीपल में कितना है 7 है। तो कैसे बाहर निकालेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करो, 21 का क्या होता है 7 3 या 21 होता है ना, 11 का 11 उतार दिया, 3 का 3 उतार दिया, 7 का 7। अब रूल क्या होता है, दो में से एक बाहर निकलेगा, कितने में से बाहर निकलेगा, दो में से एक बाहर, तो 2 7 में से एक 7 बाहर आ गया, 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया, और क्या बचा अंदर 11, क्योंकि 11 का कोई पेयर नहीं है, जोड़ा नहीं है ना कोई, तो कितना आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 7 या 21 आ गया, तो 21 रूट में 11 आंसर आ गया। समझ में आ गई, तो हमारा इसका आंसर कौन सा आ गया 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यूनिट भी याद रखना सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या करता है 21 रूट 11 दो बार तो लिख देता है, एक में मीटर एक में सेंटीमीटर लिख देता है, ऐसी भी गलती हो सकती है आपसे अगर आप ध्यान ना देंगे तो। ठीक है, अब फटाफट देखिए 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 8th क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने बोला है कि दो ट्रायंगल हमें दे रखे हैं ABC और PQR दे रखे हैं, और यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें बता रखी हैं। तो कह रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल के बारे में क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ ट्रू है। आप आराम से देखिए, देखिए क्वेश्चन करने से पहले जो उसकी ऑप्शन है ना, उसके बारे में देखो, क्या उसकी नॉलेज आपको है, क्या आपको पता है आइसोसेलेस किसे कहते हैं, समद्विबाहु किसे कहते हैं। देखिए उसे कहते हैं समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं, उसे आइसोसेलेस कहते हैं, ये पता है आपको। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं, मैंने अभी आपको समझाया था, जिसकी शेप और साइज सेम होता है, जिसका हर एंगल बराबर हो, हर साइड बराबर हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। अब हमें इसका मतलब समझ में आ गया, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ है ना मैं इसको बड़ा करके लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखो हमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एक ट्रायंगल लिखा है ABC और दूसरा कौन सा हमें PQR दे रखा है। हमें दे रखा है AB बराबर है AC के, दोनों बराबर है। आपने पढ़ा है ना कि जब दो साइड इक्वल होती हैं तो जहाँ वो खुल रही होती हैं, कहाँ खुल रही है, एक यहाँ खुल रही है एक यहाँ खुल रही है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब अगर साइड बराबर है तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो AB है ना वो AC के बराबर है। ठीक है, ये वाली साइड किसके बराबर है, इसके बराबर, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है कि एंगल C बराबर है एंगल P के। एंगल C जो है ये वाला एंगल, ये P के बराबर है। ठीक है, मतलब जितना भी होगा उतना P होगा। ठीक है, अब और क्या कह रहा है, कह रहा है B बराबर Q के है, ये जो B एंगल, ठीक है, ये Q के बराबर है। ध्यान से सोचो बच्चों, ध्यान से सोचो, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, ये दोनों साइड इसकी इक्वल है, तो ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है।
ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, सी बराबर किसके है, पी के, इस वाले के इक्वल है, और ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल है। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे, समझ में आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ट्राइंगल के अंदर भी दो एंगल बराबर है, इस ट्राइंगल के अंदर भी दो एंगल बराबर है, हाँ या ना। लेकिन क्या इन दो ट्राइंगल के अंदर कोई साइड दे रखी है बराबर, क्वेश्चन में दे नहीं रखा, हमें बोला ये इसके बराबर है, क्या इस ट्राइंगल की कोई भी साइड इसके बराबर दे रखी है, इक्वल दे रखी है, नहीं दे रखी ना। तो हम इसे कैसे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, नहीं कह सकते ना कॉन्ग्रुएंट। अच्छा बच्चों ये बताओ कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, होगा। जब दो एंगल बराबर है तो ये भी होगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ये पहले हटा दूँ, ठीक है। देखो हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों बराबर है, मान लो ये 40 का है, ये भी 40 का है, ये भी 40 का है, ये भी 40 का है। तो एक ट्राइंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है ना। तो ये कितना बचा, 100 का बचा, नहीं बचा। और हमें बोला है कि जो बी बराबर है वो किसके दे रखा है, क्यू के, तो ये भी 40 होगा। हमें सी बराबर किसके दे रखा है, पी के, तो ये भी 40 होगा। और अब इस ट्राइंगल का भी टोटल कितना होता है, 180। ट्राइंगल तो कोई भी ले सकते हो ना, 180, तो इसका मतलब ये भी कितना बचा, 100। तो इसमें तीनों एंगल तो बराबर है, लेकिन कुछ साइड बराबर नहीं दे रखी ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये दोनों के दोनों आइसोलेस तो हैं, समद्विबाहु तो है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उसमें कम से कम एक साइड बराबर दी होती। यहाँ इन दोनों ट्राइंगल में एक भी साइड बराबर नहीं दे रखी, और मैंने अभी आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंट तब नहीं होंगे जब तीन एंगल बराबर हो, ठीक है, और एस एस ए हो। ये दोनों कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, ठीक है, ये दोनों कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट होते, बाकी सब कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर तीनों एंगल बराबर भी हो जाएं तो 180 तो टोटल रहेगा ना एंगल का, और 180 का जो ट्राइंगल होता है वो छोटा बड़ा तो हो सकता है, इसलिए शेप तो सेम है लेकिन साइज अलग अलग है, इसलिए उसे हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। तो आप इसका मतलब समझ गए। नहीं आया तो 2-3 बार वीडियो को सुनना जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत सी चीज़ आपके लिए नहीं होंगी। तो हमने क्या देखा, ये समद्विबाहु तो है लेकिन सर्वांगसम नहीं है, तो इसका आंसर क्या हुआ, ए हुआ। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, ये कह रहा है कि 9th क्वेश्चन है, इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखो। देखो मैंने ना बोर्ड पर इसकी एक वीडियो बना रखी है, शॉर्टकट वीडियो, टफ से टफ क्वेश्चन उसमें करवाए हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, मैंने बहुत ही अच्छे समझाया। और इसको शॉर्ट में इसका आंसर मैं बताता हूँ, 35/99 आ जाएगा, ठीक है। और अब कैसे आएगा आप उस वीडियो को देखना और डीपली समझना, क्योंकि उसी में आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ए है, ठीक है, क्योंकि आपको इसे शॉर्ट से ही सीखना है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान से उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। नहीं मिलेगी मुझे बता देना, मैं कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड करूँगा, नहीं तो यहाँ पर एक आई बटन भी आपको दूंगा, ठीक है। 23 मिनट के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आई बटन भी मिलेगा, उसमें भी आप देख लेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए 10th क्वेश्चन पर। ये कह रहा है 10th क्वेश्चन में रेंज निकालिए। अगर आपने 14 चैप्टर पढ़ा ना रेंज का, तो रेंज कैसे निकालते हैं, सबसे बड़े नंबर में से, हिंदी में परिसर बोलते हैं, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर घटा दो। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 91 है, और सबसे बड़ा कौन सा है, 6 है। तो 91 में से 6 चले गए तो कितने आ गए, 85। तो इसका आंसर सी आ गया। समझ में आ गई। तो बहुत ईजी था ना, इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, है ना, ईजी था ना बच्चों। चलो अब आ जाइए, कह रहा है एक्स अक्ष से ऊपर 5 इकाई की दूरी पर होगा तो उसका रेखिक समीकरण बताइए। मतलब एक ऐसी इक्वेशन बताइए जो एक्स एक्सिस पर से 5 यूनिट ऊपर है। अब सुनो ध्यान से, देखो ये क्या है, एक्स एक्सिस है, सबको पता है। ये क्या है प्यारो, वाई एक्सिस है, सबको पता है, हाँ या ना, आप सबको पता है, मुझे पता है। ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 1 माइनस का 2, ऊपर 1 लिया, 2 लिया। देखो राइटिंग थोड़ी ऐसी आ सकती है, थोड़ा कोऑपरेट करना, बाकी समझाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करूँगा। 5 तक ले लिया। इसने बोला है एक्स एक्सिस से, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, एक्स एक्सिस से 5 कदम ऊपर, तो 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 है ये किसकी वैल्यू है, आपको पता नहीं ये कौन सी लाइन होती है, एक्स की होती है, ये वाई की होती है। तो ये जो 5 है वैल्यू वो किसकी है, वाई की है ना। यानी कि अगर एक्स एक्सिस से ऊपर बोल रहा है तो वाई की वैल्यू होती है। अगर वाई एक्सिस से बोलेगा तो यहाँ बोलेगा लेफ्ट राइट,
जब एक्स एक्सिस होता है ना तो उससे ऊपर और नीचे बोला जाता है, अबव एंड बिलो कहा जाता है, याद रखना। और वाई एक्सिस जो होता है ना उसके लिए बोला जाता है लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर बोल रहा है बच्चों, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू कितनी है 5, क्योंकि 5 बोला है, 6 बोलते तो 6 होती, 7 बोलते तो 7 होती, तो वाई की वैल्यू कितनी है प्यारो 5। तो ये प्लस वाला 5 जाके उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, है ना। तो ये आंसर आ गया y -5 = 0। अब देखो कौन सी इक्वेशन है जो लिखी हुई है, ये लिखी सी। समझ में आ गया आप सबको। तो इस तरीके की क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं, और देखो ये सेम क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। बाकी रही बात पीडीएफ की, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और पीडीएफ भी आराम से कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब देखिए 12 क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इसने बोला k की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, और हमें x कितना दे रखा 3, y कितना दे रखा -2, पुट कर देंगे k की वैल्यू निकल जाएगी। चलो करके दिखाता हूँ। k x - 3y = 12 दे रखा है, हमें दे रखा है। तो x की जगह क्या लिखेंगे, बोलो प्यारो क्या लिखोगे x की जगह? x की जगह हम लिखेंगे अपना, x की जगह क्या लिख देंगे डियर स्टूडेंट्स, 3 लिख देंगे, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी थी, y की थी -2 थी, तो बाकी सारा सेम उतार दिया, ठीक है। हमें रफ में करना है, इसलिए मैं यहाँ पे और ये इस तरीके की साइन नहीं बना रहा, क्योंकि हमें केवल ऑप्शन पे टिक करना ना, इसलिए मैं ऐसे कुछ चीज़ें बना नहीं रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है ताकि टीचर नंबर ना काट ले। अब यहाँ तो MCQ है, टिक करना है। अब बताओ k की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3k ही आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा 3k आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों -k हैं डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों -k हैं, और जब ब्रैकेट लगा होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो -3 की -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, +6 आ जाएगा। 3 2 6 होता है। अब इक्वल टू में क्या 12, तो +6 जाके क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 में से 6 के कितने बचे, 6 बचे, ठीक है। तो यानी कि 3k = कितना है, 6 है। अब ये लिख लेता हूँ, 3k = कितना है, 6। तो अब आपने आंसर भी बता दिया होगा कि सर 2 आंसर आएगा। मुझे अच्छा लगता है कुछ बच्चे पहले बोल देते हैं आंसर, ठीक है। आपको सर आप वीडियो बना, आपको कैसे पता लगेगा, ठीक है। मतलब मुझे कुछ बच्चे मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता ही है, हाँ भाई कुछ आंसर बता ही रहे होंगे, है ना। तो k = कितना आ गया, 2 आ गया। तो आंसर कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स, k = 2। सबको क्लियर हो गया। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं 13 का, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो सकता है। देखिए इसका मैं पैटर्न बताऊंगा, याद करना। ये कह रहा है क्लास मार्क आपको गिवन है, हिंदी में बोलते हैं वर्ग चिन्ह, आपको वर्ग चिन्ह दे रखा है, सुन रहे हैं मेरी बात, ठीक है। वर्ग चिन्ह दे रखे, तो कह रहा है 15 का क्या होगा, 15 का क्लास मार्क क्या होगा। बच्चों जब हमें 15 क्लास मार्क दे रखा है, इसका इंटरवल पूछा है, ठीक है, क्लास इंटरवल पूछा है हमसे, और इंग्लिश में इसे क्लास इंटरवल कहते हैं, क्लास करस्पॉन्डिंग भी कह सकते हैं आप, और हिंदी में इसे बोला जाता है बारंबारता बंटन के लिए, ठीक है। वर्ग अंतराल भी कहते हैं इसे, वर्ग अंतराल हमसे पूछा। ये सारे के सारे ना वर्ग अंतराल है। कह रहा है ये जो 15 है ना, ठीक है, इनमें से किसका आंसर है। देखो आपको मैं बता दूं क्लास मार्क होता क्या है। क्लास मार्क का मतलब होता है, जैसे हमें यहाँ नंबर दे रखा 10 से 20 और बोला गया है, इसे बोलेंगे इंटरवल। 10 से 20 को क्या बोलेंगे, इंटरवल। हिंदी में अंतराल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अंतराल। तो अगर आपसे पूछा जाता है इसके क्लास मार्क निकालिए, आपसे पूछा जाता है इसका वर्ग चिन्ह निकालिए, तो आप इन दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे। 10 में 20 जोड़े, ये माइनस नहीं है, पहली बात समझ लो, ये माइनस नहीं है। कई बच्चे इसको माइनस समझ लेते हैं, ये सारा माइनस समझते हैं कई बच्चे, ये माइनस नहीं है। ये कह रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का नंबर, 10 से लेकर 20 तक का नंबर, बस 20 इंक्लूड नहीं होता। अगर आपने 14 चैप्टर करा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्लास मार्क निकालते कैसे हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो 20 10 30, 30 का आधा 15। अब आपको ना यहाँ पे आंसर दे दिया, ये सारे आंसर दे दिए, तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिनको जोड़ने पर, आधा करने पर 15 आएगा। तो आप ध्यान से देखो, 12.5 और 17.5 को जोड़ोगे तो 30 आएगा, और 30 का था 15, इसका मतलब इसका आंसर ए है ना। मैं एक और तरीका भी बताता हूँ कि जब भी हमें ये चीज़ दी हो, जब भी हमें क्लास, मैं थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ। देखो जब भी हमें 15 और 20 और 25 ये चीज़ लिखी है, ये लिखी है ना, और हमें मान लो क्लास मार्क दे रखा है, हमें वर्ग चिन्ह दे रखा है, हमसे बोला कि क्लास इंटरवल निकालिए, तो पता है कैसे निकालते हैं, इसके स्टेप होते हैं।
सबसे पहले देखिए इसमें डिफरेंस कितना है। पहला स्टेप होता है डिफरेंस। क्या होता है डिफरेंस? मतलब अंतर। कितने कितने का पढ़ा चल रहा है? 5 का। उसके बाद दूसरे नंबर पर होता है उसका हाफ कर दो। ये फॉर्मूला याद कर लेना, हाफ मतलब आधा कर दो। 5 का आधा कितना होता है? 2.5। ठीक है। उसके बाद होता है तीसरा रूल, सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो? घटा दो। तो 15 में से 2.5 गए, कितने बचे? 12.5 बचे। कितने बचे? 12.5। फिर होता है ऐड कर दो, जोड़ दो। तो 15 में 2.5 जोड़ दो, कितने जोड़ोगे? 15 में 15 में 2.5 जोड़ोगे तो कितना होगा? 17.5 आएगा। तो इस तरीके से आंसर निकालते हैं। 4 रूल होते हैं। पहला डिफरेंस निकालो, फिर उसका आधा कर दो, फिर उसको घटा दो। जो नंबर जिसका निकालना है इंटरवल, जिसका इंटरवल निकालना ना, उसको उसमें से घटा दो, फिर उसी में जोड़ दो। तो इस तरीके से 15 का पूछा था ना, तो 15 पहले में पता लगाना है कि डिफरेंस कितना है। तो 20 में से 15 कितने बचे? 5। फिर हमने आधा कर दिया। 5 का आधा करा, कितना हो गया? 2.5। 2.5 घटा दो, 12.5 आ गया। 2.5 जोड़ दो, 17.5 आ गया। तो इसलिए ये आंसर है। समझ में आ गई? और अगर आपको टफ लग रहा होगा तो आप फिर ऐसे करो, इन सबको जोड़ के आधा करो और देखो कि किस में 15 आ रहा है। अगर आपको टफ लग रहा है ना, जो मैंने अभी रूल बताया, कौन सा रूल बताया है? पहले डिफरेंस मतलब घटाओ मतलब कितने कितने का है, फिर उसके उसका हाफ करो, फिर सब्ट्रैक्ट मतलब घटाओ, किसमें? जिस नंबर को निकालना है, इसको निकालना ना 15 का, फिर उसे ऐड करो। अगर ये टफ लग रहा है ये वाला रूल, तो आप ऐसा करो, इन दोनों नंबर को लेकर जोड़ो, आधा कर दो। दोनों जोड़ के आधा करो, दोनों जोड़ के आधा करो, दोनों जोड़ के आधा करो। तो जिसको जोड़ने पर, आधा करने पर ये 15 आएगा, वो आंसर होगा। तो आप देखो 12.5 और 17.5 को जोड़ेंगे, 30 आएगा। 30 का 15 होगा। समझ में आ गई? बाकी किसी में भी 15 नहीं आएगा। समझ में आ गई है ना? देखिए मैं एक बार दोबारा बताता हूँ और आज अब आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कई बार कुछ नई चीज़ें होती हैं, एक बार नहीं आ पाती हैं एक बार में। देखिए हमें 15, 20 और 25 बिल्कुल आराम से बताता हूँ। हमें एक क्लास मार्क दे रखा है। क्या दे रखा है? क्लास मार्क। आपसे बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं वर्ग चिन्ह दे रखा है। हमें बोला गया इसका क्लास इंटरवल निकालिए, इसका वर्ग अंतराल निकालिए। तो सबसे पहले आप इसका डिफरेंस देखिए कितने का है। 5 का पढ़ा चल रहा है, 5 लिखा। 5 का आधा कर दीजिए, कितना होता है? जितना डिफरेंस है ना उसी का आधा करना है। तो 5 का आधा होता है 2.5। ठीक है, हमने आधा कर दिया, 2.5 आ गया। अब आपको 15 में से 2.5 घटाने हैं। तो 15 में से 2.5 जाएंगे तो 12.5 बचेगा ना, 12.5 बचेगा। अब 15 में ही 2.5 जोड़ दो, 17.5 आ गया। और अगर मान लो 20 का पूछा होता, तो 20 का पूछा होता तो इसमें 2.5 घटा देते। अब आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, इसमें जोड़ दो, ऐसे इसमें करो, ऐसे इसमें जोड़ दो। ये 27 है। अब आ गया समझ में? आ गया कि क्लास मार्क्स से क्लास इंटरवल कैसे निकाला जाता है। देखो क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकालना तो बहुत इजी है। क्लास इंटरवल से, वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकालना इजी है। कैसे? दोनों को जोड़ के आधा कर दो। मैं और एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, जिनको समझ में आएगा वो वीडियो आगे कर लेंगे। ठीक है? ठीक है डियर स्टूडेंट्स। 10 से 20, 20 से 30। ठीक है, अब मान लो आपसे पूछा जाता है, ये इंटरवल। इंटरवल कैसे पता लगता है? जिसमें लाइन होती है ना, ये उसे इंटरवल कहा जाता है, वर्ग अंतराल कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाता है इसमें वर्ग चिन्ह निकालिए, क्लास मार्क निकालिए। तो कैसे निकालेंगे क्लास मार्क? दोनों को जोड़ के आधा करोगे ना। 20 और 10 30, 30 का आधा कितना होता है? 15 आ गया। और 30 और 20 50, 50 का आधा कितना होता है? 25 होता है। आ गया। अब एग्ज़ाम में ना जानबूझ के टफ दे देता है, वो ये दे देगा क्लास मार्क, वर्ग चिन्ह दे देगा, इसे वर्ग चिन्ह बोलते हैं। और वर्ग चिन्ह से बोलेगा क्लास इंटरवल निकालो। तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, मैंने भी सिखाया था। 25 में से 15 गए, कितने बचे? 10 बचे। 10 का आधा कर दो, दूसरा रूल, 5 आ गया। 5 घटा दो, 5 जोड़ दो। 15 में 5 घटाओ, कितना बचा? 10। 15 में जोड़ो 20 आ रहा ना। ऐसे 15 में और 25 में 5 घटाए 20, 25 में जोड़ो 30। तो क्लास मार्क से क्लास इंटरवल निकालना मुश्किल है ना। तो अब हमें एमसीक्यू दे रखे हैं, तो अगर हमें क्लास मार्क से क्लास इंटरवल निकालना नहीं आ रहा तो आप ऑप्शन को यूज़ कर लो। चारों ऑप्शन को यूज़ करो, जोड़ के आधा कर दो, उससे पता लगा लो वो किसका क्लास मार्क है। अब आगे समझ में? चलो अब आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन मैं आपको करता हूँ। देखो क्वेश्चन आप आराम से पहले नोट कर लेते हो, क्योंकि बड़ा करते हो तो आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं देता होगा, है ना। तो अब देखिए,
तो क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया। 14 क्वेश्चन में बोला गया ट्रायंगल ABC है, ओके। कह रहा है BC बराबर AB के है, BC बराबर है AB के। देखो अभी हमने करा था, मैंने आपको बताया था कि जिस ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर होती है तो जहाँ वो खुल रहे होते हैं, जहाँ वो खुल रहे होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होगा, होगा नहीं होगा? ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होगा नहीं होगा? होगा ना, वेरी गुड। अब इसने बोला B 80 डिग्री का है, क्वेश्चन में देखना B 80 डिग्री दे रखा है। अब मुझे बताइए ये कितने कितने के होंगे, जल्दी बताइए। एक ट्रायंगल का टोटल 180 होता है और B जो है वो 80 डिग्री का है, तो A और C कितने कितने के होंगे? वेरी गुड, 50-50 के होंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। और एक ट्रायंगल का टोटल 180 डिग्री होता है, तो 100 बचा। और जब 100 बचा तो 100 का आधा करेंगे तो 50-50 ही तो दोनों लेंगे। तो इस तरीके से इसका 50-50 आंसर आ गया। लेकिन पूछा क्या था, चेक कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन में पूछा था A कितना होगा, तो हमने बिल्कुल सही बताया 50 होगा। क्लियर हो गया आप सबको, अच्छे से आ गया? ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको आ रहा होगा और आपके लाइक ही बता देंगे कि कितना मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ। ठीक है, 15 क्वेश्चन है। देखिए 15 क्वेश्चन है, पहले हिंदी में बता देता हूँ इससे, क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है, 16 वालों को भी 15 को थोड़ा इंग्लिश में बताऊँगा तो वीडियो आगे कर लें। ये कह रहे दो समांतर रेखाएँ हैं, ये दो समांतर रेखाएँ हैं। ये कह रहा है इसको तिर्यक रेखा काट रही है। देखो जो लाइन काट के जाते हैं तो तिर्यक रेखा कहते हैं। कह रहे इसके एक तरफ बने आंतरिक कोण, ये अंदर के जो कोण है ये, इसको किस नाम से जाना जाता है? देखिए इसे आसन कोण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी था। और अगर आपसे कुछ और पूछता, जैसे मान लो ये दो कोण है, ये और ये, इसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। ठीक है, अब इंग्लिश में देख लीजिए फटाफट। ये कह रहा है टू पैरेलल लाइन्स है, ठीक है, और एक लाइन इंटरसेक्ट करके जा रही है, इसे ट्रांसवर्सल कहते हैं, ट्रांसवर्सल होती है बच्चों। ठीक है, तो ये कह रहा है और दोनों एक ही तरफ इंटीरियर एंगल बने सेम साइड पे, ये जो सेम साइड है ना, ये इसके एक तरफ एंगल बने हुए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो कह रहे इस एंगल का नाम क्या होता है? इसे बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। इजी था ना? तो देखो आपको सारे रूल्स आने चाहिए। देखो जैसे ये लाइन डाली, दोनों ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। ये लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये दोनों क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट कहलाएंगे। और अगर आपसे पूछा होता ना ये और ये पूछा होता तो इसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। और अगर आपसे ये पूछा होता ना ये लाइन के ऊपर या ये लाइन के ऊपर, इसे करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, आप देखो जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस में कर रहे हैं ना, उसके आसपास के क्वेश्चन बहुत करो। अगर आप चाहते हो ना कि फुल मार्क्स आए, तो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना उसके आसपास के क्वेश्चन बहुत करो और सारी चीज़ें पता लगा लो। अब मैं सारी चीज़ें बताने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन इतना पॉसिबल है ना एक ही वीडियो में, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलो, अब उसके बाद है 16 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू दे रखी है ये एक्स एक्सिस पर कहाँ काटेगी, एक्स एक्स बिंदु पर कहाँ काटेगी। ये देखो बच्चों, ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि अगर आपसे बोल रहे हैं एक्स एक्सिस पर कहाँ काटेगी, तो वाई 0 होना चाहिए। अगर बोलेगा वाई एक्सिस पे कहाँ काटेगी, हिंदी में वाई अक्ष, सुन रहे हो? अगर वाई एक्स पे बोले ना कहाँ काटेगी, तो एक्स 0 होना चाहिए। तो ये हमेशा याद रखना, अगर आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। अगर वो बोलो ना एक्स एक्सिस पर कहाँ काटेगी, तो आप वाई की जगह 0 लिख देंगे। समझ में आ गई? तो यहाँ पर एक्स एक्सिस बोला तो किसकी जगह 0 लिखोगे? वाई की जगह। तो निकालते हैं, देखो हमने इक्वेशन देख लो ये वाली है, तो वाई की जगह क्या रखना है? 0 रखना है। तो 2x, पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, 5y = 6 दे रखा है। तो 2x कितना पता नहीं, y की जगह लिख देंगे 0 लिख देंगे। अच्छा, कुछ बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया होगा ना? ठीक है, जिन्होंने करा वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप, ऐसे पढ़ते रहो, खूब माँ बाप का नाम रोशन करो। अच्छा, x कितना आएगा? 6 को 3 से डिवाइड करो, सॉरी 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, सबका 3 था ना? देखो x का 3 है। अब देखो, अब वो x का 3 है तभी तो x पर काटेगा। समझ में आ गई? तो बच्चों आपका आंसर कितना आएगा? 3। अब देखो, क्योंकि x एक्सिस है तो आपको पता है ना, पहले x होता है फिर y होता है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा चीज़ बताऊं, जो x है ना उसको एब्सिसा कहा जाता है, हिंदी में भुज बोला जाता है, और y को ऑर्डिनेट बोला जाता है, हिंदी में कोटि बोला जाता है। देखो ABSCISSA, एब्सिसा यानी कि भुज, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है x का अनदर नेम क्या है? भुज, x एक्सिस। ठीक है, भुज, एब्सिसा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, क्षैतिज रेखा, वो। और y को क्या बोलते हैं? y को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट।
नेट, NATE, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, कोटि, ठीक है, यानी कि वर्टिकल एक्सिस, ये जो खड़ी हुई लाइन होती है ना ऊर्ध्वाधर, उसे बोला जाता है। तो एक्स एक्सिस है। अब इसमें से कौन सा आंसर होगा, आप कहोगे सर 3 हमारा आया, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, कौन सा आंसर होगा, तो पहला एक्स होता है ना, तो इसका आंसर बी होगा। देखो बहुत आसान है, मैंने आपको बोला 20 में से 16 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो फ़ायदा ही है, जो नहीं आएगा ना डाउट होगा वो छोड़ सकते हैं, लेकिन आप पूरी तैयारी रखो, अच्छे से पक्की करो, ठीक है। अब आ जाओ 17 क्वेश्चन पे। देखिए 17 क्वेश्चन में बोल दिया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। बच्चों कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझा चुका हो ना, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जिसकी शेप भी सेम होती है और साइज भी सेम होता है। अब कह रहा है अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन सी चीज़ ट्रू होगी, कौन सी चीज़ ट्रू होगी, सत्य होगी चारों में से। अब जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे हमें पता नहीं लगेगी। अब आप ये क्वेश्चन देख लो, क्योंकि अब इसे बड़ा करूँगा समझाने के लिए, तो क्वेश्चन पहले नोट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए हमें बोला गया 2 ट्राइंगल हैं, एक है A B और C, दूसरा है FD और ये क्या है E है, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, AB 5 दे रखा है 5, और एंगल B कितना दे रखा है 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और एंगल A कितना दे रखा है 80 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है ना ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन सही से बना लेना। अच्छा हम तो MCQ कर रहे हैं तो रफ बन भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, FDE, ठीक है। अब देखो अगर A पहले लिखा है तो ये F के बराबर होगा। A कितना 80 है तो F 80 का होगा, ये याद रखना बच्चों। यहाँ दूसरे नंबर पर B लिखा है ना, तो यहाँ B कितना है D, तो BD यानी कि ये भी 40 का होगा। अगर ये 40 का है ना, ये वाला जो है ये 40 का है ना, तो ये भी 40 का होगा, क्योंकि यहाँ B दूसरे नंबर पे लिखा है, D दूसरे नंबर पे लिखा है। सुन रहे हो मेरी बात। उसके बाद अब C कितने का होगा, बताओ C कितने का होगा। एक ट्राइंगल का टोटल कितना होता है 180 होता है ना, तो दोनों को जोड़ के 180 में से घटाओ कितना आएगा 60 आएगा। वेरी गुड। और ये 60 तो ये भी 60 होगा। अब देखो यहाँ लिखा है AB, ये AB हमें 5 दे रखा है ना, तो FD 5 होगा, ये भी 5 होगा। आप कहोगे सर बार बार आप ऐसे क्यों कर रहे हो, पहला A है F होगा। देखो ये उल्टे सीधे भी दे देगा ना, अगर ये E शुरू में लिख देता तो हम A बराबर E के लेते। ये इन दोनों वैल्यू की बहुत वैल्यू है, ये मतलब उल्टा सीधा नहीं लिख सकते, हमें बिल्कुल लाइन से लिखना पड़ता है, मतलब आड़ा उड़ा नहीं लिख सकते जैसे मर्जी लिख दो, लाइन से लिखना है। अगर A पहले तो पहले वाला पहले के बराबर होगा, दूसरे वाला दूसरे के बराबर होगा। चलो हो गया। अब इसने ये ध्यान से नोटिस कर लो। अब ऑप्शन आप जो थोड़ा वीडियो को पहले करके देखना, हमें दिया है पहले वाले में ऑप्शन में DF 5 है, तो DF तुम्हारा 5 ही है, ठीक है। इससे बोला F 60 डिग्री का है, तो F 60 डिग्री का तो नहीं है, 80 का है ना, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ठीक है। आगे देखो इसने बोला DF 5 है, DF कितना 5, B पढ़ रहा हूँ, E 60 डिग्री का और 60 डिग्री का, तो इसके वाला हमारा B आंसर होगा। देखो ध्यान से देखो, DF 5 है और ये DF हमारा 5 है ना, और E हमारा 60 का निकला है। और देखो ऑप्शन में देखो, ये देखो DF हमारा 5 है और एंगल जो है E हमारा 60 डिग्री का है, 60 का क्या। अगर इसमें ना, क्योंकि देखो ऑप्शन आपने देखे नहीं, तो आप पहले के ऊपर नोट करके ना फिर दोबारा से वीडियो को देख लेना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा आप भी कोऑपरेट करेंगे प्लीज़, है ना। अब देखो ये 18 क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन के बेस पर ही आ गया, बहुत सिंपल है। ये इंटरवल दे रखा है 130 150, कह रहा क्लास वर्क निकालिए। मैंने बहुत इस पर टाइम लगाया था, मैंने इस पर बहुत टाइम लगाया था कि वर्कचिन्ह निकालिए। कैसे निकालेंगे वर्कचिन्ह, वर्कचिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा करना है ना, सिखाया था ना मैंने क्लास मार्क। तो अब आप बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें। 130 में 150 जोड़ के आधा करेंगे कितना आएगा, दोनों के बीच में बिल्कुल 140 है ना, ठीक है। दोनों के बीच में जो ना वो वैल्यू होती है ये, नहीं तो आप जोड़ के दोनों को आधा कर दो तो 140 आएगा ना आंसर। सबका ठीक है ना, जोड़ेंगे तो 280 हो जाएगा, 280 का आधा 140 ही होता है। चलो ये तो बहुत इजी था मुझे जहाँ तक उम्मीद है। अब कह रहा है 19 क्वेश्चन में ये हमें इक्वेशन दे रखी है, इन चारों में से कौन इसका सॉल्यूशन है। तो मैंने आपको अच्छे से समझाया था डियर स्टूडेंट्स कि पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है। पहले वाला x दूसरे वाला y, पहले वाला x दूसरे वाला y, पहले वाला x दूसरे वाला y।
तो अब आपको इसे पुट करना है और जो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा ना वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले हमें दे रखा है 0 2, तो x की जगह 0 लिखा, y की जगह 2 लिखा, तो 0 यहाँ 2 दूनी कितना होता है 4। मैं करके दिखा देता हूँ ना, देखो x की जगह 0 लिखा 2, y की जगह 4 लिख दिया, सॉरी 2 लिख दिया, 2 दे रखा ना। तो देखो यहाँ कोई सा नहीं गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है, इसलिए मल्टीप्लाई लगाया। तो 0 - 4 कितना होता है, माइनस का 4 होता है, 4 तो नहीं आ रहा। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा तो वही आंसर होगा। अब आप देखो बी में देखो, x की जगह 4 लिखना है, 4 लिख दिया, y की जगह 0 लिखना है, y की जगह क्या लिखना है 0, तो 4 0 की किसी मल्टीप्लाई करो 0 आता है, ठीक है। तो 4 में से 0 घटाए 4 आ गया, तो इसका मतलब आंसर क्या है, इसका बी है, ठीक है। बाकी भी करके दिखा देता हूँ, इनको आगे कर सकते हैं वीडियो। x की जगह कितना दे रखा है 2, y की जगह लिखा है 0, तो 2 की 0 में गुणा 0, तो यहाँ 2 आ रहा है, तो ये 4 नहीं आ रहा। लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी वो आंसर होगा। मैंने निकाल दिया बी, अभी आपको करके दिखाया, लेकिन सारे करके दिखा रहा हूँ। x की जगह 1 लिखा, y की जगह क्या लिखना है 1 लिखना है, तो 2 1 जा 2 होता है, 1 में से 2 के माइनस का 1 आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या है इसका बी। समझ में आ गया। देखो अब मैं आपको आज का ये लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये पार्ट 1 वीडियो का रहेगा और पार्ट 2 वीडियो भी जल्दी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। और अगर आप थोड़े दिनों बाद देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कीजिएगा, आपको जरूर वीडियो मिलेगी सेकंड पार्ट की, ठीक है। तो ये 20 है, 20 क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से कौन सा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। देखिए मैंने अभी आपको अच्छे समझाया था, हिंदी में बताता हूँ, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। तो पहले मैं हिंदी में बोल देता हूँ। इसने बोला है कि कौन सा एकांतर अंतःकोण है, तो जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, तो ये जेड बन रहा होता है, ये जेड, तो ये दोनों ना अंतः एकांतर कोण होते हैं। तो यहाँ 3 = 6 के और 4 = 5 के, देखो कौन दे रखा है इसमें से, 3 = 6 दे रखा है ना, ये ऐसे इंग्लिश में देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो होते हैं जब जेड बन रहा होता है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। तो 3 और 6 और 4 और 5, देखो 3 और 6 दे रखा है, अगर यहाँ पे 4 और 5 दिया होता तो वो भी सही होता, और यहाँ पे लिख देता, यहाँ पर लिख देता 3 और 6, यहाँ लिख देता 4 5 और यहाँ लिख देता बोथ, तो बोथ पे टिक कर देते। लेकिन यहाँ पर 3 और 6 और 4 और 5 में से एक ही एग्जाम्पल दे रखा है 3 और 6 का, तो ये आंसर इसका ए आ गया। होप आपको समझ में आ गया होगा। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।